जय हिंद दोस्तों। आइए तो आज हम देखते हैं राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र में अंतर। तो सबसे पहले तो आप लोग राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य और जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र, इनकी विशेषता मुख्यतः होती क्या है उसको समझें। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये चित्र में, ये राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान में क्या होता है, किसी विशेष प्रजाति का संरक्षण किया जाता है। यहाँ आने जाने और सरकार का पूर्णतः प्रतिबंध होता है। यहाँ आने जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है और सरकार का इस पर पूर्णतः प्रतिबंध होता है। यहाँ से आप कोई भी क्रियाएं नहीं कर सकते हो। अब बात करते हैं हम अभयारण्य की। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हो, अभयारण्य है जिस पर आने जाने पर कोई ज़्यादा प्रतिबंध नहीं होता है और हल्का फुल्का निजी कार्य आप कर सकते हो, जैसे कि गौचारण वगैरह। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये अभयारण्य की इमेज है। हम बात करते हैं जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र, जिसे बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं। यह किसी एक स्थान पर जो प्रजातियां होती हैं उनकी एक दूसरे पर आश्रित होना, उनकी विविधता को समझना, ये जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जहां पर जितनी अधिक विविधता देखने को मिलेगी, प्राकृतिक सुंदरता मिलेगी, तो वह बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत आता है। जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे हो। आइए तो हम विस्तृत से इन सभी तीनों में बहुत अच्छे से अंतर, दोस्तों इसकी PDF भी हम ये दे रहे हैं, आप देख लेना। जैसे कि दोस्तों हम बात करते हैं सर्वप्रथम हमने बात की राष्ट्रीय उद्यान। जैसे कि आपके पास राष्ट्रीय पार्क है तो वही राष्ट्रीय पार्क कहलाता है और वही राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है, ठीक है ना। राष्ट्रीय पार्क और राष्ट्रीय उद्यान एक ही है। दूसरा कॉलम अभ्यारण्य का और तीसरा जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र का। इन तीनों में अंतर क्या है और उनकी विशेषताएं क्या हैं, चलिए तो हम एक एक करके देखते हैं। सर्वप्रथम है सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रण। तो राष्ट्रीय उद्यान जो होता है उस पर सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रण होता है। यहाँ राष्ट्रीय उद्यान में ना आने जाने से लेकर टोटल पूर्णतः प्रतिबंध किसका होता है, सरकार का नियंत्रण होता है। हम बात करते हैं दूसरा अभयारण्य, निजी कार्य की अनुमति। यहाँ पर लोगों को निजी कार्य की अनुमति इसलिए दिए जाते हैं, जैसे कि अभयारण्य में कई ऐसे लोग होते हैं, आदिवासी वगैरह जो वहाँ रहते हैं, तो वहाँ पर हल्की फुल्की जो उनको जलाने के लिए लकड़ी भी काट सकते हैं, तेंदुपत्ता का संग्रहण भी कर सकते हैं, अपनी गाय वगैरह भी चरा सकते हैं। तो ये निजी कार्य की इसमें अनुमति होती है, जबकि राष्ट्रीय उद्यान में ये अनुमति नहीं होती है। हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट है सरकारी नियंत्रण परंतु बाह्य क्षेत्र में निजी कार्य की अनुमति। जो जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र होता है इसमें सरकार का नियंत्रण होता है, परंतु इसके जो बाहरी क्षेत्र होता है उसमें निजी कार्य की अनुमति होती है। जैसे कि अचानक मार या कोई भी है, तो ये जो अब जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र होते हैं इस पर सरकार का पूर्णतः नियंत्रण होता है, परंतु इसका जो बाहरी क्षेत्र होता है उस पर निजी कार्य आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग पर्यटक वगैरह यहाँ पर आते रहते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों, हम दूसरा और तीसरा पॉइंट बाद में पढ़ाएंगे आप लोग को, पहले हम पढ़ाते हैं चौथा पॉइंट, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। हम बात करते हैं चौथा पॉइंट जो है राष्ट्रीय उद्यान का, वो क्या है, इसका सीमा निर्धारण प्रशासनिक व विधिक प्रक्रिया द्वारा होता है। मतलब इसका जो सीमा है, उसकी जो बाउंड्री वगैरह है, वह प्रशासन और विधिक मतलब कानूनी प्रक्रिया द्वारा होता है। मतलब सरकार इसकी बाउंड्री का और विधिवत इसका प्रशासनिक क्षेत्र निर्धारित करती है। हम बात करते हैं अभयारण्य का, इसका सीमा निर्धारण स्पष्ट नहीं है। जो अभयारण्य होता है उसका सीमा निर्धारण जो होता है वह स्पष्ट नहीं होता है। राष्ट्रीय उद्यान में चारों तरफ से जैसे बाउंड्री आपको देखना मिलेगी और उसके अंदर बाहर जाने के लिए कोई अनुमति नहीं होगी, जबकि अभयारण्य में ऐसा कुछ नहीं होता है। हम बात करते हैं जैव मंडल रिजर्व, इसकी सीमा का निर्धारण प्रशासनिक और विधिक प्रक्रिया द्वारा होता है। जो जैव मंडल रिजर्व है उसका सीमा का निर्धारण प्रशासनिक व विधिक प्रक्रिया द्वारा होता है, ठीक है ना दोस्तों। जैसे कि चौथा हमने पॉइंट पढ़ा है कि इसकी सीमा का निर्धारण प्रशासनिक व विधिक प्रक्रिया द्वारा होता है। अब बात करते हैं दोस्तों पांचवा पॉइंट। दोस्तों पांचवा पॉइंट पढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों, इसके बाद जस्ट मैंने राष्ट्रीय उद्यान जो थे, भारत के लगभग 150 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनको बहुत अच्छे से ट्रिक से याद करवाया है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में भी उसकी आपको लिंक मिल जाएगी, एक बात। और दूसरी, इसको चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें तो तुरंत ही इसके बाद ही मैं नेक्स्ट डे आप लोग के लिए वीडियो लेकर आऊँगा। जो राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको याद करना, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है और राष्ट्रीय उद्यान की विशेषता क्या है। दोस्तों गारंटी है कि वो आप लोग को लगभग 150 से अधिक जो राष्ट्रीय उद्यान हैं संपूर्ण भारत के और अभयारण्य हैं वो सभी आपको याद हो जाएंगे, ये हमारी गारंटी है, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, तभी आपके पास राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा।
और जो बहुत ही अच्छी ट्रिक से समझाया गया है दोस्तों। कन्फर्म है आप उस वीडियो को दोगे तो लोटपोट हो जाओगे हंसते हंसते। अब हम बात करते हैं चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, पर्यटन की अनुमति। तो राष्ट्रीय उद्यान में जो पर्यटन होता है मतलब घूमने फिरने की, इसकी अनुमति होती है क्योंकि लोग यहाँ घूमने जाते हैं, लेकिन ये बाउंड्री निर्धारित होती है। हम बात करते हैं अभ्यारण्य, इसमें भी पर्यटन की अनुमति होती है। अब जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र, इसमें पर्यटन की कोई अनुमति नहीं होती है। अब इसमें अनुमति क्यों नहीं होती है, उसके पीछे की वजह है क्योंकि यहाँ पर जो वैज्ञानिक होते हैं वह इस पर बहुत प्रकार के शोध करते रहते हैं, तो इस पर पर्यटन पर निषेध होता है। मतलब नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं छठवां, वैज्ञानिक व प्रशासनिक प्रबंधन की कमी। सर्वप्रथम देखते हैं दोस्तों, वैज्ञानिक व प्रशासनिक प्रबंधन की इसमें कमी होती है। वह कैसी कमी होती है, जैसे कि हमने देखा कि जो राष्ट्रीय उद्यान होता है इस पर कोई वैज्ञानिक सर्च नहीं करते हैं, बस किसी विशेष प्रजाति को सुरक्षित करने का कार्य किया जाता है, तो इसमें वैज्ञानिक और प्रशासनिक प्रबंधन की क्या होती है, कमी होती है। हम बात करते हैं छठवां इसका, वैज्ञानिक और प्रशासनिक प्रबंधन की इसमें भी कमी होती है क्योंकि यहाँ पर वैज्ञानिक लोग और प्रशासन का प्रबंधन होता है लेकिन ना के बराबर होता है। और हम बात करते हैं छठवां, जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र का, जिसे बायोस्फीयर रिजर्व भी कहते हैं। वैज्ञानिक रूप से प्रशासनिक प्रबंधन, जैसे कि दोस्तों हम बात बता चुके हैं कि जो जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र होता है इसमें क्या होता है कि वहाँ पर जीव, जलवायु, वहाँ के पेड़ पौधों का आपस में क्या संबंध है और कैसे वो एक दूसरे पर निर्भर हैं, ये जैवमंडल का काम होता है। तो इसमें वैज्ञानिक रूप से प्रशासनिक प्रबंधन पूर्ण रूप से होता है, लेकिन कैसा होता है, वैज्ञानिक प्रबंधन। हमने दोस्तों चौथा पढ़ा, पांचवा पढ़ा, छठवां और पहला हम पहले पढ़ चुके थे। आइए हमारे 2 पॉइंट बचे हैं दूसरा, तो हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट से। किसी विशिष्ट पशु जैसे बाघ, दरियाल घोड़ा, हाथी व गैंडा हेतु निर्मित, मतलब राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य उद्देश्य होता है किसी विशेष प्रजाति, हो सकता है उसमें एक ही प्रजाति रखी जाए, 2 प्रजाति रखी जाएं, लेकिन उन प्रजातियों को टारगेट करके ही उनका संरक्षण किया जाता है, ये राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य उद्देश्य होता है। अब बात करते हैं हम किसकी, अभ्यारण्य की। तो जीवों की प्रजाति आधारित विविधता का संरक्षण, मतलब इसमें अनेक प्रकार के जीवों की प्रजातियां होती हैं और विविधता में के साथ ही उन्हें रखा जाता है, मतलब एक साथ कई प्रजातियों को रखकर उनका संरक्षण किया जाना, ये अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। हम बात करते हैं जैवमंडल, संपूर्ण स्थानिक परिस्थिति तंत्र, मतलब जो स्थान है वहाँ का संपूर्ण क्षेत्र उसके अंतर्गत आएगा, चाहे वहाँ के पशु हों, वहाँ के पर्वत हो, वहाँ की नदी हो, वहाँ की झरना हो, वहाँ की वायु, वहाँ का प्रकाश, इन सब के बीच में आपस में संबंध जो होता है वह जैवमंडल के अंतर्गत आता है, जिसे हम परिस्थिति तंत्र कहते हैं। तो संपूर्ण परिस्थिति तंत्र इसके अंतर्गत आता है। हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट राष्ट्रीय उद्यान का, जिसे राष्ट्रीय पार्क भी कहते हैं। किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि पर रोक, जो राष्ट्रीय उद्यान होता है इसमें किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधि पर रोक होता है। जैसे कि आप सोचो कि यहाँ पर हमें पशुचारण करना है तो उस पर भी रोक होगा, आप सोचो यहाँ मकान बनाना है तो उस पर भी रोक रहेगी, और ना ही आप यहाँ से तेंदुपत्ता लकड़ी वगैरह ला सकते हैं, तो इस पर जो होता है पूर्णतः प्रतिबंध होता है। नेक्स्ट है अभ्यारण्य में वाणिज्यिक गतिविधि की अनुमति। इसमें जो वाणिज्यिक गतिविधि है उसकी अनुमति होती है, जैसे कि हमने अभी बताया तेंदुपत्ता वहाँ से लाना, वहाँ से शहद लेकर आना, मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो अभ्यारण्य में जैसे लोग रहते हैं तो वहाँ पर वो लकड़ी का उपयोग भी जलाने में कर सकते हैं, तो ऐसी कई प्रकार की गतिविधियों की अनुमति यहाँ पर होती है, वाणिज्यिक गतिविधि की अनुमति। हम बात करते हैं जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र में क्या लिखा है, बफर जोन में वाणिज्यिक गतिविधि की अनुमति, मतलब बफर जोन जो होता है उसका आजू बाजू का एरिया होता है उसमें वाणिज्यिक गतिविधि की अनुमति होती है, परंतु कोर में निषेध। मतलब ये है कि जो बफर जोन होता है उसका आजू बाजू का एरिया, वहाँ पर आप वाणिज्यिक गतिविधि कर सकते हो। जो कोर होता है मतलब सेंट्रल वाला पॉइंट होता है, वहाँ पर आपको आने जाने से लेकर हर एक चीज़ की क्या होती है, अनुमति नहीं होती है। तो दोस्तों हमने राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और जैवमंडल रिजर्व क्षेत्र में अंतर देखा। दोस्तों मैं नीतेश पटेल, लक्ष्य क्लासेस हरा से, मेरे चैनल का नाम है नीतेश पटेल, लक्ष्य क्लासेस विद नीतेश पटेल। तो दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, और दोस्तों इससे संबंधित जो अन्य वीडियो हैं जिसमें हमने आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि संपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान को हम ट्रिक से याद करवाएंगे। तो दोस्तों यदि आपको वो देखना हो तो दोस्तों पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दी जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।